अस्सलाम वालेकुम खैर हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया कि जो भी फिगर्स वगैरह इमरान खान गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे फंड्स के हवाले से, वो उन्होंने समझा कि ये हमें जायज़ तौर पे दिए गए हैं और बिल्कुल ठीक तरीके से वो जो केस था उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जस्टिफाइबल था, तो इसलिए वो फैसला हो गया। लेकिन इस दौरान एक वाकया ये हुआ कि एक लड़ाई किस्म की जो कैफियत है वो पैदा हुई अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, जो कि आपको पता है उनका एक बैकग्राउंड आपको मालूम है। उनके खिलाफ भी एक केस चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो वो एक बैकग्राउंड उसको समझ लें कि एक बैगेज लेके वो चल रहे हैं। तो उसका आज मुजाहरा हमने उस केस के दौरान भी देखा। दूसरा, आपको पता है कि पिछले दिनों में शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो चल रहा है। वो अदालत गए, अदालत में क्या हुआ उसको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, उसकी आज जरा आपको तफसील बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ। और तीसरा ये है कि एक ईरानियन जो है वो उसको डिप्लोमेट को पकड़ा गया है तुर्की में, तो उसका भी जरा तजिया करेंगे। और इसके साथ अलावा एक ईरानी जो है वो बेल्जियम में भी जो डिप्लोमेट है वो पकड़े गए हैं, उनको सजा हुई है 20 साल की, उसका भी जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे कि ईरान में और तुर्की में ये क्या मामला चल रहे हैं, इसका भी जरा तजिया करेंगे। और हमारे साथ इस पूरी गुफ्तगू के लिए हाजिर हैं जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। ज़रा मुझे ये बताएं, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट वाली बात करते हैं। क्या हुआ क्या है आज? जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं, उनका ज़रा मुझे बताएं कि क्या मामला चल रहे हैं वहाँ पे, और क्यों वो इतना पर्सनलाइज्ड उनकी जो चीज़ें हैं वो क्यों सामने आ रही हैं, क्यों इतना वो लग रहा है कि वो जैसे एंग्री हैं। ये जो फाजिसा साहब हैं, ये बिल्कुल ही इज बिहेविंग लाइक वेरी वेंचफुल एंग्री मैन। एक खबर शाया हुई किसी अखबार में कि जी जो इमरान खान गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 50-50 करोड़ अपने एमएनएस को वो दे रहे हैं। तो उस पे जो है फाजिसा साहब ने नोटिस लिया और उसकी हेयरिंग शुरू हुई। तो आज उसकी हेयरिंग थी, और ये कल भी तीन हुई थी फरवरी को और आज उन्होंने फिर। तीन फरवरी को भी उन्होंने ये बातें की थी जी, अपने आज उसकी केस के दौरान। कल भी हेयरिंग हुई और आज भी हेयरिंग हुई। तो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन थी वो ऐसी नहीं थी कि ही वाज he already he seems that he has already made up his mind कि मैं इमरान खान को सजा दूंगा और वो करूंगा। तो एक नई डेवलपमेंट हुई जिसमें उन्होंने आज अदालत में कहा कि जी मुझे व्हाट्सएप पे कोई अनोनिमस मैसेज आया है और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिससे ये साबित होता है कि जी इमरान खान साहब ने इनको पैसे दिए। हल्का NS-65 जो कि चौधरी शहजाद साहब के बेटे हैं, उनके वो MNA हैं, तो उनके हल्के में पैसे दिए। अब पहली बात तो ये है कि जो व्हाट्सएप पे अनोनिमस मैसेज नहीं आ सकता, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपके पास एक नॉन वेरीफाइबल अनऑथेंटिक चीज है तो आप उसको कोर्ट में क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं फायद ईसा साहब? जब आपका केस प्रेजेंट हुआ था तो आपने तो उस रिपोर्टर के ऊपर इतने सारे सवाल उठा दिए थे कि वो रिपोर्टर कौन है, उसकी फैमिली कहाँ है, उसकी क्या अथेंटिसिटी है। बजाय इसके कि सीधा सीधा सवाल का जवाब देने के कि आया कि आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं लंदन में, आपने 10,000 सवाल खड़े कर दिए उसके ऊपर। ठीक है जी। अब आज कोर्ट में क्या हुआ कि जब कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी तो जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये कहा कि जी जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद तो मतलब प्राइम मिनिस्टर तो सेक्रेटरीज के थ्रू हुकूमत करते हैं ना, लेटर तो सेक्रेटरीज लिखते हैं। जबकि फाइज ईसा साहब कह रहे थे कि हम ऐसा लेटर ला के दें जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साइन हुए हैं। तो ऐसा लेटर तो नहीं, फिर जो है चीफ जस्टिस को मजबूरन ये बात कहनी पड़ी। और ये टोटल हेयरिंग जो है वो 1:07 पे शुरू हुई और 1:24 पे खत्म हो। तो आप इसका छोटा था कोई 10-15-20 मिनट का स्पैन है जिसमें ये सारी हेयरिंग हुई। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, जस्टिस गुलजार साहब ने, कि जी चूंकि फायज ईसा साहब का ने डायरेक्ट एक केस फाइल किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, लिहाजा उन्होंने आज अपने फैसले में, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी पड़ा है, उन्होंने उसके अंदर फायज ईसा साहब को मुस्तकिल तौर पे एक यानी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो कोई भी ऐसा केस जो इमरान खान से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो उसको वो नहीं सुन सकते। और ये सुनना भी नहीं चाहिए था। मैं नहीं समझता कि उनके ये अंदर इतनी बल्कि बल्कि अखलाकी आप ये जिल्लत सही थी। कह रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो खुद ही ये कह देते हैं कि जी मुझे रिक्यूज करें, मैं नहीं इसमें आ सकता क्योंकि ये मेरा बायस शो हो सकता है इसमें।
लेकिन फायज ईसा साहब, मुझे ये लगता है, मैं बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके वो कराची में प्रैक्टिस करते थे, वकील थे वहां पे, कराची से उनके पास डोमिसाइल कोयटा का था, क्योंकि ये हजारा कबीले से बिलोंग करते हैं। इनके पास डोमिसाइल जो था वो कोयटा का था, तो इनको डायरेक्टली कराची से उठा के इन्होंने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया। अब जिसने उनको लगाया, पता नहीं उसका क्या एजेंडा था, उसने क्या उसको सोच के लगा दिया। उसके बाद वहां से ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब इनकी जो पैदाइश है, यानी जो बर्थ है, वो ही क्वेश्चनेबल है। उसमें साफ नजर आ रहा है कि डिस्क्रिपेंसी, हमने नहीं कभी सुना कि किसी को डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगा दिया गया हो। यानी आप ऐसे ही है जैसे आप पहले दिन ही आपको F-16 उड़ाने के लिए दे देंगे, लो जी उड़ाए आप F-16। आप एक प्रोसेस होता है हर चीज का, एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो आज की हियरिंग में भी जो सीनियर जजेस थे, उन्होंने बड़े पोलाइटली इनको समझाया कि भाई, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने साइन से कुछ नहीं करता, बल्कि सेक्रेटरीज के थ्रू वो सारी चीजें जो है ना उसको वो आगे भेजते हैं। तो ये आज की जो हेयरिंग हुई, और फिर लेकिन लेकिन ऐसा हुआ कि साहब, डॉक्टर साहब एक चीज मुझे जरा बताएं कि जो वो कह रहे हैं कि एनोनिमस मैसेज आया है, ये एनोनिमस मैसेज अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस तरह यानी लोगों की एक्सेस में हैं कि जिनको लोग अपने मैसेजेस करके उनको अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफी चीजें इससे क्वेश्चन खड़े कर देने वाली हैं कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस जो हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनकी डिजिटल सिक्योरिटी जो है वो कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं है। कल इनका इनका जो मोबाइल फोन था, वो इन्होंने कहा जी मेरा फोन हैक हो गया है। अब वो जो जिस जर्नलिस्ट का नाम आ रहा है कि उसने ये मैसेज, इनको डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो गरीदा फरूकी है, जो कि नून लीग के काफी करीब, और ये मरियम नवाज के ग्रुप में कंसिडर की जाती है। उसका वहां से ये हो सकता है, ये चेन इसकी हो, अगर ट्रेस किया जाए तो पता चल जाएगा कहाँ से वो। तो और ये फिर आप अब्दुल कह रहे हैं कयूम कि सिद्दीकी गरीदा जो, फरूकी ने उनको ये मैसेज किया है, डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ इट? आई डोंट हैव एनी प्रूफ, लेकिन कहा यह जा रहा है, मीडिया के अंदर ये बात हो रही है कि जो मैसेज उनको जहां से ओरिजिनेट किया है, वो हो सकता है वो गरीदा फारूकी हो, या क्योंकि अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने भी वही जो डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड हैं वो उन्होंने अपनी ट्वीट पे लगाए। ये आज आप इसको यूट्यूब ट्विटर पे पे चल रहा है। जर्नलिस्ट है, इस पे डिस्कशन हो रही है इस सारी चीजों के ऊपर। तो मेरे लेकिन ख्याल से अगर लेकिन वो, अगर अगर तो ये सच है कि उधर से ये मैसेज आया है, तो ये दिस इज इवन मोर डेंजरस। तो उससे ये हो रहा है कि फिर इसका मतलब है कि जो जजेस हैं उनकी तो फिर अपनी जो कोई थिंकिंग है वो फिर रही नहीं है, वो तो फिर इन्फ्लुएंस्ड है बाय पॉलिटिकल पार्टीज और देयर एक्टर्स। देखें बात यह है कि जो लाहौर, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, और जिन चेंबर से हुई हुई है, तो अगले 8 साल तक एटलीस्ट ऐसे जज आएंगे जो शरीफ माफिया के, शरीफ ग्रुप के वो करीबी होंगे, या उन चेंबर से ताल्लुक रखते होंगे जो शरीफों के करीब रहे हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट के जज जो इतने मॉडल टाउन केस उनको नजर नहीं आता। वो जो मॉडल टाउन में 14 लोगों को उन्होंने जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल किया, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही है। और मरियम नवाज जो है वो बड़ी शर्मनाक तरीके से कल अपने मुलाजमीन के बारे में कह रही कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तुमने मॉडल टाउन के लोगों के लिए कभी आवाज उठाई है कि तुम्हारे चाचे ने और तुम्हारे अब्बू ने उनके साथ क्या जुल्म किया? 14 लोगों को दिन दिहाड़े और 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया, और फिर उन्हीं के खिलाफ तुमने पर्चा दर्ज करवा दिया। इससे ज्यादा बड़ी जो है वो डिक्टेटरशिप और एक माफिया रूल क्या हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर? ये लोग जो हैं, ये आम लोगों को इंसान इंसान नहीं समझते। ये जजेस को मैनिपुलेट करते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं। अभी एक हेयरिंग हुई, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जिक्र करूं। अभी एक इसी सेकंड, लेकिन हफ्ते उससे एक पहले हेयरिंग हुई। शहबाज शरीफ की जी आप बात करना चाह रही हैं? जी जी जी। अच्छा, मुझे एक सेकंड जरा दीजिएगा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि उससे पहले कि हम शहबाज शरीफ की बात करें, ये मुझे तो बहुत डेंजरस ये लग रहा है डॉक्टर शाहिद, क्योंकि देखिए जो हायर जुडिशरी है, इट हैज टू बी इम्पार्शियल। और ये इम्पार्शियल सिर्फ हो ना, बल्कि नजर भी आए कि ये इम्पार्शियल है। देखिए हर हर जजेस के हो सकता है अपने पर्सनल बाइसेस होते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइसेस आप शो भी करें। अगर आप शो करते हैं तो फिर यू लूज योर इम्पार्शियलिटी। तो अब ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसके बाद इन्होंने कल चीफ जस्टिस बनना है, ये भी याद रखें आप, इन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। और अगर आप इस तरह के लोगों को चीफ जस्टिस बनने की इजाजत देंगे कि जो अपनी पार्शियलिटी साफ तौर पे बता रहे हों, तो आप समझते हैं कि वो इस ओहदे के ऊपर फायज रहने के
लायक हैं? मेरे ख्याल से जो है दो चीजें करनी चाहिए पाकिस्तान को एक तो पूरा ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पूरा सिस्टम है इसको रिहॉल करने की जरूरत है, इसको मेरिट पे बनाने की जरूरत है। ये कोई तरीका नहीं कि एक बंदा आया 5-10 साल उसने नौकरी की और फिर जाती दफा वो पूरी पेंशन लेके तो वो मौज करने के लिए चला गया। जबकि जो ये जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का वकीलों की जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है ये तो बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना। ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको इनवाइट अपॉइंट करती हैं, जो बार काउंसिल के जो लोग हैं। अभी जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाकया पेश आया, उन्होंने चीफ जस्टिस का गिरेबान पकड़ लिया, उसको दाखिल थी हाई कोर्ट के अंदर जाके जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जो वकीलों ने सलूक किया है, तो उसमें जो बार के जो लोग हैं वो सारे यही बार के लोग जो हैं वो जो फायज ईसा साहब हैं, इन्होंने इनके एक्शन इनके अमल के ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि यही सारे लोग हैं जो फायज ईसा साहब के हक में जो है वो जुलूस निकालते हैं, उनके हक में जो है वो तकरीरें करते हैं। तो वो उस उन एलिमेंट्स को उसके पीछे सारा ये पॉलिटिकल पार्टीज है, माफिया शरीफ माफिया है और बाकी वैसे जो और वैसे लोग हैं। शायद ये जो इस्लामाबाद में हुआ है, यकीन माने मेरा तो उस दिन सर जो था वो शर्म से झुक गया था कि किस तरीके से ये वकील नहीं हो सकते, ये गुंडे हैं, ये गैंगस्टर्स हैं, ये माफिया के लोग हैं, नहीं, ये ये वकील हो वो ही नहीं सकते। वकील हम लोग है, वकीलों ये को वो जानते हैं, हमारे वकील है दोस्त हैं जिनको वकील। जिनको माफियाज ने लैंड माफियाज ने इन लोगों को हायर किया होता है। कब्जा ग्रुपों के साथ ये लोग काम करते हैं। और जो पिछले 10-15-20 साल में जो नकली लॉ कॉलेजेस खुले हैं, जिन्होंने लोगों को जैली डिग्रियां दे के वो कोट पहन के आ गए वकील, तो हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है जो जो लॉयर बनने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिंकन सिंह में मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप लिंकन सिंह में क्यों आना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिकॉज मिस्टर जिना वॉज हियर। तो कहने लगे नहीं, मिस्टर जिना से पहले कोई और हिंदू भी था यहाँ। तो मैंने कहा आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, माय हीरो इज मिस्टर जिना, दैट्स व्हाई आई एम क्लोज टू दिस लिंकन सिंह। यानी उनका जो मयार है। और उस इंटरव्यू में 3 जज बैठे हुए थे, यानी सिटिंग जज जो थे वो इंटरव्यू कर रहे थे, वो स्कॉलरशिप का मामला था उस वक्त। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस तो क्रीम होती है किसी सोसाइटी की। पाकिस्तान बनाने वाले जो एक वकील थे वो वो खराब हो पाकिस्तान गया। के बेशतर पॉलिटिशियंस वकील रहे। एक ये जो मौजूदा खेप आ रही है, इनकी तो प्रेजेंटेशन ही नहीं लगती कि ये वकील है। यानी जो जज बन रहे हैं, एक साहब ने कमेंट किया, कहने लगे ये जो जज बन रहे, कह रहे हैं इनके नाम तो हम पहले एफआईआर में पढ़ा करते थे, इस तरह के नाम जिनके नाम जो अब जजों के तौर पे आए। तो शरीफों ने पूरी जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया और ये उसी तरह बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, अभी कमिंग बैक टू द सेकंड इशू, जो शहबाज शरीफ की जो हियरिंग हुई है, उसमें क्या हुआ है जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ? डॉक्टर शाहिद वो जरा बताएं हमें। दो चीजें हुई हैं। शहबाज शरीफ की परसों हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में शहबाज शरीफ के साथ के जो वकील थे, उन्होंने नैब के वकील को बड़ा धमकाने की कोशिश की और बड़ी बदतमीजी की अदालत में जज साहब के सामने। उस बिहेवियर की जो कल परसों जो हेयरिंग कल जो बल्कि हुई है हेयरिंग, उसके अंदर जो वकील हैं नैब के वकील ने अमजद परवेज साहब जो इनके वकील, उससे शिकायत की है कि आपके जो एसोसिएट है उसने बदतमीजी की है उसने। खैर वो मूविंग ऑन टू रियल इशू। अब शहबाज शरीफ साहब का मामला ये है कि जब भी ये अदालत में आते हैं तो आगे अदालत में तकरीर करनी शुरू करते हैं और अपनी कभी वो चीनी खत दिखाते हैं, चीनी सफीर का खत, और कभी तो ये और इन्होंने थैले की कल करप्शन नहीं ये की? कहा। हाँ जी। तो कल इन्होंने जज को ये कहा कि जैसा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा अगर इस केस से रेलिवेंट है तो आप बताएं। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल रेलिवेंट है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि संडे को बरतानिया की हुकूमत ने जो है वो मेरे लिए ये ऑर्डर इशू किया है और मेरे खिलाफ इन्होंने केस किया हुआ था कि मैं उनका 1 मिलियन पाउंड लेके खा गया हूँ और मैं फिर उसको मैंने रिसाइकल करके मनी लॉन्ड्रिंग करके मैंने उसको फिर दोबारा वहां पे भेजा है। तो उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और जो जो फैसला है मेरे हक में आ गया। तो जज ने पूछा कि ये जो केस है क्या इसमें नैब जो है वो फरीक था, फरीक और था, हाँ। अगर आपके बरी हो गए हैं उस केस के अंदर, आपके पास बरियत का वो आ गया, तो आप जो फाइनल जजमेंट है कोर्ट की आप सबमिट करें और बरियत की एप्लीकेशन दे, तो मैं आपको बरी कर देता हूँ, केस खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो अब आपको जैसे पता है कि वो जो डेली मेल वाला केस है उसका तो कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो वो उसकी अभी तो शुरू हुआ है। प्रिलिमिनरी हियरिंग थी। अभी तो वो शुरू हुआ, अभी तो उसकी प्री ट्रायल हियरिंग थी। और इन्होंने मरियम नवाज और ये मरियम औरंगजेब की तरह अदालत को भी इन्होंने एक वो समझा। तो जज ने ऑर्डर इशू कर दिया, उसने कहा जी आप वो जमा कराएं जो जो जजमेंट आई है वहां लंदन हाई कोर्ट ने जो आपके हक में फैसला किया। मतलब कहने का ये है कि अच्छा ये इतनी बड़ी खबर थी कि जज के दरमियान जो मामला और शहबाज शरीफ के साथ वो ये हुआ कि ये धमकाने के लिए जजों को, तो वो जज साहब उठ के कमरे से चले गए। उन्होंने कहा कि ये आप इन सारे लोगों को कमरे से बाहर निकालें। जब आप ये निकल देंगे और डीआईजी ऑपरेशंस को बुलाएं कि पुलिस बुला ली उन्होंने।
जज साहब जो थे वो अपने चैम्बर में चले गए। तो शहबाज शरीफ ने अपने जो इनके चमचे इनसे और ये इनके पार्टी वर्कर्स आए हुए थे उनको कहा कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। जब वो चले गए तो फिर जज साहब दोबारा आए वहां पे, तो उन्होंने जो ये जो था इनका जो वकील अमजद परवेज, उसने उस अदालत से जो है वो माजत की इस बात के ऊपर, और उन्होंने कहा जी आप केस शुरू करें। तो ये जो इनका जो रवैया है, ये जजों को धमकाने का और इंटिमिडेट करने का जो रवैया है, ये बड़ी कोर्ट में ही, छोटी कोर्टों में भी, ये तो सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला कर दिया था। और ये बाकी जो दूसरे जज हैं उनके साथ भी इनका यही रवैया है कि वो जज साहब इनको बुलाते हैं। अब जैसे वो हमजा शहबाज था, उसने कहा जी मेरे लिए जब तक बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होगी तो मैं जाऊंगा, मेरी कमर में दर्द होता है, मैं तो बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जा सकता। तो इनके जैसे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर मेरे पे करप्शन साबित हो गई तो मैं जो है ना वो अपने घर चला जाऊंगा। भाई तेरे पे करप्शन साबित हुई तो तू जेल जाएगा, घर कौन जाता है? मतलब इन लोगों का जो रवैया है, अभी भी ये लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में है। और पाकिस्तान के जो असल मोतदर में इदारे हैं, असल में डॉक्टर साहब ये इसलिए नहीं कर रहे, ये पहले देव बीन गेटिंग अवे विद इट। ये ऐसे नहीं हुआ, पहले इनको हमेशा ऐसे छूट मिलती जाती रही है, इसलिए उनको आदत पड़ी हुई है। इसलिए तो वो कहते हैं कि धेले की करप्शन नहीं की, धेले की तो वाकई नहीं की। ये तो बिलियंस ऑफ धेलों की हुई है, तो वो तो सही कहते हैं ना। और ये देखिए जहां रिपोर्ट पे क्यों नहीं इनका हुआ, घर ये है, जरा बताएंगे रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ शरीफों ये का वाकई। घर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको कौन चला रहा है? क्या उसको पाकिस्तान चला रहा है या पाकिस्तान के बाहर के लोग उसको चला रहे हैं? हमने पहले जिक्र किया था कि जो फॉरेन एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अभी ये बहुत सीरियस होता जा रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट, ये तो अदालत की कार्रवाई थी, इसको इस पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल से कोर्ट रिपोर्टर ने अपने एडिटर्स को, अपने उनको बताया होगा जाके, लेकिन लेकिन उन्होंने नहीं इसका लगाई। इसका टोटल ब्लैकआउट था पाकिस्तान के मीडिया में इस पूरी बात का। ठीक है, और एक जो अच्छा चलिए इस दूसरी, पर मजीद हम बात करेंगे। लेकिन जरा तीसरा इशू भी जरा टैकल कर लें कि ये जो ईरानियन डिप्लोमेट्स हैं उनका क्या चक्कर चल रहा है। तुर्की वालों ने उनको गिरफ्तार किया है, उधर से उनको बेल्जियम देखें में भी एक एक बंदा। ईरान का जो सबसे बड़ा अखबार है सबा, जो हुकूमत के करीब उसको गिना जाता है, उसने आज ये खबर दी है कि उन्होंने एक जो है वो मसूद मसावी वर्दानी जो है, उनको कत्ल किया गया था इस्तांबुल में 2019 के अंदर। और उनके जो कत्ल है उसको कंपेयर किया जा रहा है जमाल खुशुजी के कत्ल से, क्योंकि खशोगी ये के भी साथ। एक कोई कोई ईरान के कोई पुराने अफसर थे, किसी महकमे के इंटेलिजेंस के हो सकता हो। तो ये वहां से ईरान से यहाँ तुर्की आ गए, तो फिर यहाँ पे ये जो है सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ देते थे खबरें ईरानियन रजीम की करप्शन के बारे में। तो इनको 2019 में इस्तांबुल में गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया गया। और वो जो जो बंदा कत्ल किया गया उसका भी ईरानियन टर्किश पुलिस को उसका पता है। तो आज जो है वो टर्किश पुलिस ने जो इस्तांबुल काउंसलेट का एक अफसर है, जो डिप्लोमेट है, उसको आज उन्होंने अरेस्ट कर लिया कि ये सारी जो प्लानिंग है इस बंदे ने की थी। और उसको जो कंपेयर, मतलब उसका जो पूरा नेटवर्क है वो भी टर्किश इंटेलिजेंस ने उसके बारे में भी बात की है। वो सारी ठीक तफसील आपको सबा न्यूज़पेपर के ऊपर ठीक मिल जाएगी। ठीक। लेकिन वो सबसे अलार्मिंग बात यह है कि इसी हफ्ते बेल्जियम की एक कोर्ट ने ईरान के एक और डिप्लोमेट को, जो ऑस्ट्रिया में पोस्टेड था, उसको उन्होंने 20 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि उससे एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए थे, जो वो फ्रांस के अंदर पेरिस में अपने जो ईरान के जो मुखालिफिन है उनको वहां मारने के लिए वो इस्तेमाल करते थे उसे। अब वो वहां से भाग के जर्मनी चला गया, जर्मनी में वो अरेस्ट हुआ। तो बेल्जियम फिर वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी नहीं क्लेम कर सका, क्योंकि वो पोस्टिंग उसकी ऑस्ट्रिया में हुई हुई थी। तो ये मामला जो है, मतलब इसकी जो मेरे पास जो तफसील है उसका नाम तो ये जो नाम उन्होंने बताया है कि उसको 20 साल की असदुल्ला असदी 49 ईयर्स ओल्ड बंदा है, जिसको ये उन्होंने सजा सुनाई है वहां बेल्जियम और की 20 साल की सुनाई है। 20 साल की सजा सुनाई है। और ये जो तीसरा केस है ये थोड़ा सा पुराना है, ये भी उससे मिलता जुलता केस है, क्योंकि ये, लेकिन इसमें ये है कि ये जो बंदा पकड़ा इन्होंने उसका नाम है मुस्तफ़ा हैदर सैयद, ये सैयद मुस्तफ़ा हैदर। इसको जर्मनी की कोर्ट ने 4 साल 3 महीने की सजा सुनाई फॉर स्पाइंग फॉर ईरान, ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स। ये 2 दफा जो है वो इसने, ये 2012 में जर्मनी में आया था एज ए स्टूडेंट, और 2015 में और 16 में इसने
ईरान का सफर किया, वहां से उसको उन्होंने कोई $2,237 दिए ठीक है। इस अच्छा काम अच्छा, को उसकी करने तफसील के। में ये हम अभी नहीं पाकिस्तानी जाते, शहरी है। लेकिन हाँ वो पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन वो उनके लिए स्पाई कर रहा था। ये दिस व्हाट यू सेइंग, वो राइट? जो वो ईरान के लिए स्पाइंग कर रहा था, और जो उन्होंने जो कोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि ये रैकी करके, ये फ्रांस के खिलाफ भी रैकी करके उनको बता रहा था, और उसका एजेंडा ये था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो वो जिन जगहों की उसने रैकी की थी, वो बड़ी तफसील जजमेंट है उसके अंदर, वो उस जिन जगहों की उसने रैकी की थी उसकी भी एविडेंस उनके पास मौजूद है, पुलिस के पास। तो ठीक है। जब उन्होंने अच्छा, सजा सुनाई, हाँ, बताएं बताएं। जब उन्होंने सजा सुनाई तो ये सारी चीजें उन्होंने उसमें बयान की हैं, जो तफसीलात अच्छा हैं। अच्छा, जरा थोड़ा ये सा कमिंग बैक पाकिस्तान टू के द लिए बड़ी फर्स्ट केस, अलार्मिंग चीज है। कमिंग बैक टू द फर्स्ट केस के पाकिस्तान के लिए भी अलार्मिंग होगी, लेकिन ये तुर्की और ईरान के जो रिलेशनशिप है उनके लिए भी तो अलार्मिंग होगी ना, जो पहला केस आप बता रहे हैं। देखिए, ये तो आज एक डेवलपमेंट हुई है, और आज ही हमें इस केस के बारे में कोई नहीं पता था, और अभी ईरान के और तुर्की का रिलेशन जो है वो अजरबैजान में प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक नज़म पढ़ी थी उनके अभी नेशनल विक्ट्री डे के ऊपर, तो उस पे ईरान ने जो है वो तुर्की के सफीर को तलब कर लिया था अंकारा, जो वहाँ तेहरान के अंदर, और फिर उस पे उन्होंने ले देखी कि उन्होंने वो नज़म क्यों पढ़ी। अब वो ये छोटी मजीद छोटी टेंशन चीजों के होगी। ऊपर जो वो हो रहा है, लेकिन मामला कुछ यूं है कि जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, अगर ईरान यूरोप के अंदर इस तरह की चीजें कर रहा है, तो पाकिस्तान तो उसका बिल्कुल हमसाया मुल्क है, कलभूषण वहां से पकड़ा गया, और पाकिस्तान के अंदर जो उनके एसेट्स हैं, और ये जो अलजैन बून के जो लोग आ रहे हैं वहां से, जिनकी ईरान ने ट्रेनिंग की हुई है, सीरिया से जो आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ा एक चैलेंज है, और वो पाकिस्तान मुश्किल की हो सकता सिक्योरिटी है। एजेंसीज ने और खास कुछ तौर पे लोगों को अगर पकड़ा भी है अगर डॉक्टर अभी। शाहिद, अगर इसको हम जरा बिगर पिक्चर में देखें, तो जो हमारा जो रिलेशनशिप है विद चाइना, चाइना के साथ हम मिलकर जो सीपैक का कर रहे हैं, फिर एक जो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान ईरान और फिर टर्की और फिर आगे यूरोप, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं खुदा ना खास्ता वो भी सफर कर सकते हैं अगर इस तरह की टेंशन क्रिएट हो जाती है। देखें, उसमें चीज ये है कि अभी कल जो है वो ईरान के वजीर दिफा जो है ना, वो इंडिया का उन्होंने दौरा किया, और ये 40 साल में पहला दौरा है। इससे पहले ईरान के किसी वजीर दिफा ने 40 साल में इंडिया का दौरा नहीं किया, और इस ये चीज जो है वो जो चाबहार की जो पोर्ट है और इंडिया का जो एक्सेस है थ्रू ईरान इनटू अफगानिस्तान, वो हमारे सबके सामने। ईरान की जो पॉलिसी है अ, वो जो उसके तमाम हमसाए हैं, वो जैसे नॉर्दर्न लाइंस को सपोर्ट करता रहा, नॉर्दर्न लाइंस का मतलब है अमेरिका को सपोर्ट करता रहा, इसी तरह अजरबैजान में वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता रहा, इंडिया भी आर्मीनिया को सपोर्ट करता है, इंडिया भी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता है। इसी तरह इराक के अंदर जो है वो जो ऑपरेशन हुआ उसमें उसने यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट किया। तो इन दोनों तीनों जगहों पे हमें नजर आता है कि ईरान वो ईरान ने उनके एयर डाइवर्जेंट स्पेस फोर्स। दी रशियन मिलिट्री को, मिलिट्री सप्लाईज टू आर्मीनिया, उसने अपनी एयर स्पेस दी अगेंस्ट अजरबैजान। अब ये सारी चीजें जब हम इसको मिक्स करते हैं तो वो बरादर इस्लामी मुल्क तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड जो चीज हो रही है उसके ऊपर भी वो ईरान को कंसर्न, जो है वो तवज्जो देने कंसर्निंग की जरूरत है, एक, और एक, इट कांट गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि और फिर जाहिर है कि बड़ी पीपल हैड जो इनफ। जो बिगर बिगर पिक्चर है वो भी जरा देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका लेकिन बहुत जो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा ख्याल है। ये तीनों खबरें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत बड़ी, ये इसी हफ्ते की खबरें हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है, किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की कि बेल्जियम में क्या चलें, हुआ, तुर्की में आज क्या हुआ, ठीक और है, ठीक, जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी में क्या, ये उस ठीक है। पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल खामोश है इस बारे पाकिस्तान में। का मीडिया भी ज़ाहिर है देखने वाला है, उसको भी जरा देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम हमारा कम है, लेकिन इंशाल्लाह रब्ता रहेगा आपसे। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस राक्साना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।